छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों को लेकर शुरुआत करते हैं रायपुर की खबर के साथ, जहां कांग्रेस समन्वय समिति की बैठक तो हुई, लेकिन निगम मंडल की दूसरी सूची पर सहमति नहीं बन पाई। यानी कांग्रेसी नेताओं को अभी और इंतजार करना होगा। अब सवाल यही है कि आखिर क्यों निगम मंडलों की सूची जारी नहीं हो पा रही है? क्या कोरोना संक्रमण के डर और बीजेपी के आरोप की वजह से कांग्रेस ने सूची को टाल दिया है, या फिर नेताओं के बीच समन्वय नहीं बनने की वजह से सूची अटक गई है? हालांकि प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने कहा है कि अभी निगम मंडल की सूची पर शुरुआती चर्चा हुई है, अभी आला कमान अनुमोदन देगा, उसके बाद मुख्यमंत्री सूची जारी करेंगे। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि आनन फानन में सूची जारी नहीं की जाएगी। लेकिन सवाल फिर वही है कि आखिर दूसरी सूची में इतनी देरी क्यों? आज बैठक की और कुछ नामों पर चर्चा हुई और नीति भी आगे के लिए निर्धारित की। ये निरंतर प्रक्रिया है। कोई आज पहले एक दफ़ा लिस्ट जारी हुई है, आज कुछ नामों पर चर्चा, कुछ नाम अंतिम है, लेकिन उसकी प्रक्रिया निर्धारित है। कोई ऐसा नहीं है कि आज डिस्कशन किया और जारी कर दिया जाए। उसमें सबका देख के बायोडाटा बना के फिर एआईसीसी भेजा जाता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष से अनुमोदन लिया जाता है, फिर आती है सूची। चीफ मिनिस्टर उसमें संबंधित विभागों से आदेश जारी करवाते हैं। ये वो बयान था जो कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने दिया। उनका कहना है कि अभी चर्चा का दौर आगे भी जारी रहेगा। मोहन तिवारी इस वक्त हमारे साथ सीधे रायपुर से इस खबर पे बातचीत के लिए जुड़ रहे हैं। मोहन, हमने देखा इससे पहले भी जो पहली सूची आई थी उसमें भी मंथन का एक लंबा दौर चला और बड़ी मुश्किल से वो सूची फाइनल हो पाई। लेकिन जैसे तैसे वो सूची फाइनल हुई, अब वही कुछ मंथन, वही सारी उठापटक हमें दूसरी सूची के लिए भी देखने को मिल रही है। क्या कुछ खबरें, क्या कुछ बातें, क्या कुछ चर्चाएं भीतर खाने से निकलकर बाहर आ रही हैं? देखिए, क्योंकि पहली सूची में ही हमें इतना समय लगा था कि उसको फाइनल होने में 1-1.5 महीने अलग अलग एक्सरसाइज करनी पड़ी थी। अब जब जो पोस्ट है वो करीब 70 से अधिक है, इसके अलावा सदस्य मिलाकर करीब 100 से अधिक नियुक्तियां की जानी हैं, तो ऐसे में उम्मीद थी कि इतनी जल्दी ये सूची नहीं आकार ले पाएगी। और इसीलिए पहले प्रदेश स्तर के नेताओं की बैठक हुई, उसके बाद आज कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक थी, तो उम्मीद थी कि एक नामों की छटनी कर ली जाएगी। लेकिन ये नियुक्तियां इतनी पेचीदगी से भरी हुई है क्योंकि पोस्ट ज़्यादा है और दावेदारों की संख्या भी ज़्यादा है। ऐसे में भौगोलिक, जातिगत सभी समीकरणों को ध्यान रखना है, इसलिए एक्सरसाइज के लिए और समय की ज़रूरत है। और पीएल पुनिया जो कि प्रदेश के प्रभारी हैं, उनके बयान से साफ है कि इस पूरे मामले में जो है, क्योंकि पद भी बांटने हैं और उनको उनकी योग्यता के अनुसार जो है पोस्ट भी देनी है, इसलिए एक कंप्लीट बायोडाटा सभी दावेदारों का जो है वो मुख्यमंत्री कार्यालय में चाहिए होगा, क्योंकि यही जो पोस्ट का निर्धारण है और जो नियुक्तियों का आदेश है वो मुख्यमंत्री निवास के द्वारा ही जारी किया जाएगा। तो ऐसे में सारे नेताओं की सहमति, पोस्ट के और योग्यता के अनुसार पोस्ट देना, ये सारी चीज़ें काफ़ी लंबी प्रक्रिया से होकर गुजरेंगी। इसलिए आज नामों पे चर्चा जरूर हुई है, लेकिन ये प्रक्रिया और भी आगे करनी होगी। और सतत प्रक्रिया इसलिए है क्योंकि इतने सारे पोस्ट हैं और इसमें नए पोस्ट गौठान समितियों के भी जोड़ दिए गए हैं। ग्रामीण स्तर पर ग्राम मितान जो सरकार बनाने वाली है वो भी जोड़ दिए गए हैं। तो एक करीब 1,000 लोगों को अलग अलग पोस्ट में नियुक्त सरकार के द्वारा किया जाना है। इसलिए ऐसा लगता है कि एक्सरसाइज काफ़ी लंबी चलेगी। सारे नेताओं से नाम लिए जाएंगे, बायोडाटा कलेक्ट किया जाएगा और उनकी योग्यता के अनुसार पोस्ट बांटा जाएगा। इसीलिए आज जो है नामों पर सहमति नहीं बन पाई और ऐसे संकेत हैं कि अभी 15 अगस्त के बाद ही इन सब बातों पे चर्चा होगी और उसके बाद ही नाम पर सहमति बनेगी। इसलिए वो तारीख बताई जा रही है तकरीबन जिसके आसपास ये सूची आ सकती है। मोहन, मैं आपको यहाँ पर रोक रहा हूँ इस वक्त इस खबर पे बातचीत के लिए। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता घनश्याम राजू तिवारी साहब और बीजेपी प्रवक्ता सच्चिदानंद उपासने साहब जुड़ गए हैं। घनश्याम जी और सच्चिदानंद साहब, आप दोनों का बंसल न्यूज पर स्वागत है। जी नमस्कार। घनश्याम साहब, पहले आपके पास आना चाहूंगा। दरअसल मामला आपकी पार्टी के भीतर का है। आखिर कोई ठोस वजह क्यों इतनी देरी उन तमाम नियुक्तियों में जो कांग्रेस के लिए एक बहुमत की सरकार होने के नाते बेहद आसान है?
नहीं, देरी देरी का विषय नहीं है सोहेल जी। एक बात बहुत हमको समझना होगा कि जो पिछला वर्ष रहा, चुनावी वर्ष रहा, लोकसभा के चुनाव हुए, नगरीय निकाय के चुनाव हुए, पंचायती राज्यों के तमाम चुनाव में पूरा वर्ष बीता, जिसे हम पिछला वर्ष कह सकते हैं। और वर्तमान वर्ष की शुरुआत मार्च से ही जो पूरा देश, पूरा विश्व देख रहा है, कोरोना संक्रमण का एक दौर चल रहा है। और इन सब परिस्थितियों के बावजूद भी कहीं ना कहीं चूंकि हम सत्ताधारी दल हैं, तो निश्चित तौर पर प्रदेश की इन विपरीत परिस्थितियों में जो आवश्यक होती है सरकार के निर्णय और नीतियों पर, उस पर कहीं ना कहीं सरकार और संगठन काम कर रहा था, क्योंकि एक ऐसी महामारी है जिससे आज भी पूरा विश्व भुगत रहा है। लेकिन पूनिया जी चूंकि छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं, उनका आगमन कल हुआ है, निश्चित तौर पर मीडिया के लिए बहुत सारे खबरों का एक विषय है। परंतु एक बात बहुत स्पष्ट रूप से मैं कह दूं, जो चूंकि पार्टी के पदाधिकारी और प्रवक्ता होने के नाते पूनिया जी संगठनात्मक रूप से समीक्षा करने छत्तीसगढ़ आए हैं। समन्वय समिति की बैठक बनाकर वो संगठन में किस मजबूती के साथ सरकार की नीतियों को, उनके जो जन विरोधी निर्णय रहे हैं उसको जनता तक पहुंचाया जा सके, कहाँ संगठन में पदाधिकारियों की कमी है, किन लोगों को वहां पर चयनित किया जाना है, ये तमाम प्रकार की चीजें हैं। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं इस पर भी चर्चा हुई होगी। मैं इस बात को अनफाइज रूप से कह सकता हूं कि चूंकि आयोग और मंडल में नियुक्तियां होनी है, लेकिन प्रमुखता संगठनात्मक समीक्षा के लिए ही पूनिया जी का आगमन छत्तीसगढ़ में हुआ। सच्चिदानंद उपासने साहब से भी उनकी राय ले लेते हैं। सच्चिदानंद साहब, क्या लगता है आपको, सच में कोरोना काल चल रहा है इसलिए देरी हो रही है, या फिर कुछ पार्टी के भीतर समन्वय में कमी है? क्योंकि हमने देखा है कि कोरोना काल के चलते आपने तो सरकारें बदल दी। सच्चिदानंद साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, शायद हमारा संपर्क कट गया है। घनश्याम साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। घनश्याम साहब, आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, क्या वाकई कोरोना काल या फिर आप कहीं समन्वय की कमी देखते हैं? नहीं, निश्चित तौर पर जो वैश्विक महामारी का दौर चल रहा है, देखिए कांग्रेस की सरकार है, हम सत्ता पर हैं, हमारी पहली प्राथमिकता जनता की समस्याओं को दूर करना, उत्पन्न हालातों से उन्हें कहीं ना कहीं हमें सुरक्षित रखना, ये हमारी प्राथमिकता है। सच्चिदानंद उपासने साहब, भूपेश बघेल जी की सरकार इसी ओर काम कर रही है, जिसका ही बहुत प्रमुख कारण हम कह सकते हैं कि कहीं न कहीं आयोग मंडल की नियुक्तियां जरूर है, पर उससे कहीं जरूरी है भी वर्तमान के हालातों से लड़ना। ठीक, सच्चिदानंद उपासने साहब इस वक्त हमारे साथ दोबारा जुड़ गए हैं। उपासने साहब, क्या लगता है आपको, क्या कांग्रेस के भीतर कुछ समन्वय की कमी है, या फिर कोरोना काल की बात जो कांग्रेस कह रही है वो एक बहाना है? क्योंकि बीजेपी ने तो कोरोना काल में बड़े बड़े काम कर दिए, सत्ता तक पलट गई मध्य प्रदेश में। देखिए, कोरोना काल तो एक बहाना, निश्चित रूप से बहाना है। और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस के अंदर अंतर्कलह चल रहा था, जिस प्रकार से नाराजगी और जिस प्रकार से उप मुख्यमंत्री और प्रदेश के अध्यक्ष इस प्रकार से पार्टी छोड़ चुके हैं, ये सारी बातें जो है कांग्रेस के अंदर सभी दूर जो है इसी प्रकार का वातावरण है। और यहाँ भी छत्तीसगढ़ में आपको दिख रहा है कि किस प्रकार से टीएस के जो लगातार नाराज चल रहे हैं, तो ये कांग्रेस के अंदर ये जो दूसरी सूची जारी होने वाली थी, तो पहले दिन कहा गया था कि तत्काल जारी होगी, कुछ ही दिनों में जारी होगी, लेकिन अंतर्द्वंद इतना है कि हर नेता और जो पहली सूची जारी हुई है उस पर नाराजगी बहुत लोगों की है और कमोबेश जो है अर्थतंत्र का उपयोग बहुत ज्यादा हुआ है। जिन लोगों ने दिल्ली तक सेटिंग की है वो अपना नाम एन के एन प्रकार जुड़वाना चाह रहे थे आज की बैठक में, और वो नाम नहीं जुड़ा, इसके लिए स्थानीय नेता जो है वो एड़ी चोटी एक लगा दिए। अंततः विवाद का विषय इतना हुआ कि वो सूची रोकनी पड़ रही है, और वो जो लोग अर्थतंत्र के माध्यम से एक प्रकार से आशान्वित थे, पूरी तरह से वो नाम जुड़ जाए थे, वो नाम उनके नहीं जुड़े, और इस कारण से पूरी सूची जो है अभी और लंबे समय तक उन कार्यकर्ताओं को, जो जमीनी कार्यकर्ता है, उनको इंतजार करना पड़ेगा, उनको धरती पर ही रहना पड़ेगा। और पहले सूचियों में जिस प्रकार से अर्थतंत्र का बोलबाला हुआ वैसे ही इस सब में भी होने की पूरी गुंजाइश थी, लेकिन स्थानीय नेतृत्व ने इसको, स्थानीय जो नेतागण है उन्होंने अपने अपने समर्थकों के नाम जुड़वाने की भरसक कोशिश की और वो सफलता नहीं मिली। इस कारण से आज का ये जो कवायद है पूरी तरह से टल गई है और लंबे समय तक के लिए टल गई है। भले ये कहते रहे कि कोरोना काल है, ऐसा है वैसा है, कोरोना काल की चिंता होती तो ये बैठकें नहीं होती। जिस प्रकार से कोरोना काल की चिंता होती तो 50 कार्यकर्ता, सैकड़ों कार्यकर्ता एरोड्रम नहीं जाते पूनिया जी को लेने, सैकड़ों कार्यकर्ता राजीव भवन नहीं जाते, सैकड़ों कार्यकर्ता होटल में भीड़ नहीं लगाते। यदि कोरोना की इतनी चिंता होती तो ये भीड़
तंत्र जो लगाया गया सीएम हाउस से लेकर के सारी जगह, ये कोरोना की चिंता नहीं दिख रही है, ये निगम आयोगों की चिंता दिख रही है पूरे कांग्रेस पार्टी ठीक, की। और जिस शब्द और का आपने अंतर्द्वंद इस्तेमाल जो है किया, वो विस्फोटक रूप लेता जा रहा है। ठीक, अर्थतंत्र जिस शब्द का आपने इस्तेमाल किया वो बड़ा इंटरेस्टिंग है और देखना होगा कि आने वाले समय में कांग्रेस आपके इस सवाल का जवाब किस तरह से देती है। बहरहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, सच्चिदानंद उपासनी साहब आपका और घनश्याम राजू तिवारी साहब आपका। दरअसल पूरा मामला छत्तीसगढ़ में निगम मंडलों की नियुक्तियों में हो रही देरी को लेकर है। कांग्रेस का कहना है कि पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक है, लेकिन देरी नहीं है, मंथन का दौर जारी है और कोरोना काल के चलते कुछ चीजें, कुछ फैसले डिले हुए हैं। जबकि बीजेपी का ये कहना है कि कांग्रेस के भीतर स्थिति ठीक नहीं है, अर्थतंत्र हावी है। ये बात कहना है बीजेपी की और उसके चलते लोग अपने अपने असर रसूख का इस्तेमाल इन नियुक्तियों को पाने में कर रहे हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस में इन तमाम नियुक्तियों में भारी परेशानी का सामना देखने को मिल रहा है। बहरहाल अब देखना होगा कि कब तक और किस तारीख तक छत्तीसगढ़ में निगम मंडलों की नियुक्तियां सामने आती हैं। चलिए बात करेंगे अगली खबर की। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के नए अध्यक्ष मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को चुन लिया गया है। वो निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। वहीं कोषाध्यक्ष पद के लिए शनिवार को हुए मतदान में स्विमिंग संघ के अध्यक्ष सहीराम जाखर विजयी हुए हैं। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी हॉकी संघ से फिरोज अंसारी को 44 वोटों से शिकस्त दी। सहीराम जाखर को 52 वोट मिले, जबकि फिरोज अंसारी को महज 8 वोटों से संतुष्ट होना पड़ा। रायपुर के वीआईपी रोड स्थित एक होटल में हुए मतदान के बाद ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पद के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम की घोषणा की गई। हालांकि उनका नाम पहले से ही तय था। वहीं अन्य पदों के लिए भी पहले से तय नामों की घोषणा कर दी गई। संघ में पहली बार एसोसिएट और एग्जीक्यूटिव्स भी चुने गए हैं। चलिए बात करेंगे बिलासपुर से आ रही खबर के साथ, जहां के सीपत में छेड़खानी का बदला लेने के लिए पिता और पुत्र ने मिलकर अपने पड़ोसी को मौत के घाट उतार दिया। सरेराह कुल्हाड़ी और लाठी से मारकर एक युवक की हत्या कर दी गई। हालांकि पुलिस ने आरोपी पिता और पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी से मृतक मोतीलाल का पुराना विवाद था। आरोप है कि मृतक आरोपियों के परिवार में एक लड़की के साथ छेड़छाड़ करता था और बीते कुछ दिनों से इसे लेकर लड़ाई चल रही थी। इसके बाद मौका मिलने पर आरोपी पक्ष ने युवक को सरेरा घेरकर कुल्हाड़ी और लाठी से मारकर मौत के घाट उतार दिया। अपने मोटरसाइकिल से बस स्टैंड सीन लेकर वापस आ रहा था कि चांदनी चौक के पास आरोपी विकास सूर्यवंशी एवं तखत सूर्यवंशी दोनों योजना और तरीके से उसे टंगिया एवं लोहे के पाइप राड से मारकर हत्या कर दिए हैं और दोनों आरोपीगण को पुलिस हिरासत में लेकर उनसे बारीकी से पूछताछ की जा रही है। कोरबा में कोरोना संक्रमित मरीज लगातार सामने आते जा रहे हैं। इस बात को लेकर कलेक्टर किरण कौशल ने इलाके का दौरा कर नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई की है, मगर प्रशासन के अन्य अधिकारी इस और गंभीर नजर नहीं आ रहे हैं। कटघोरा के एक शासकीय स्कूल में कोविड नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दरअसल सीजी ओपन परीक्षा की तैयारी को लेकर अभ्यर्थियों को असाइनमेंट का वितरण किया जा रहा है, लेकिन कार्य में कोविड के नियमों की धज्जियां साफ तौर पर उड़ाई जा रही हैं। धमतरी में कोरोना जांच को लेकर करीब 12 कैदियों ने भूख हड़ताल कर दी है। कैदियों ने मांग रखी है कि उनकी कोरोना जांच की जाए। 2 दिन पहले जेल कैंपस में ही दहेज प्रताड़ना के मामले में आरोपी एक कैदी संक्रमित पाया गया था। हालांकि अन्य किसी कैदी में कोई लक्षण न होने की वजह से उनकी जांच नहीं की गई है। अब इनकी मांग है कि एक साथ करा हुआ, ये संभव नहीं है। हमारे पास डॉक्टर स्टाफ उतना नहीं है कि हम ले जाएं, और हॉस्पिटल ऐसे भीड़ है अभी, यानी चारों तरफ पूरे जिले का आ रहे हैं ना मतलब टेस्ट अभी। इनका वही डिमांड था कि हमको टेस्ट कराओ। दूसरा डिमांड ये था कि हमको 9 नंबर बैरक रखा जाए मुख्य बिंदु। 9 नंबर में मैंने मना कर दिया क्योंकि 9 नंबर को मैंने आइसोलेशन वार्ड के रूप में बनाया। अब जो नया बंदी आ रहा है बाहर से, उसका जांच हो रहा है नहीं हो रहा है, पता नहीं पॉजिटिव है निगेटिव है, वो है डाउटफुल है,
इसलिए 9 नंबर में उसके लिए अलग रख दिया हुआ है। भिलाई में रेलवे फाटक पर पावर हाउस अंडर ब्रिज बनकर तैयार हो चुका है। इसका उद्घाटन भी कर दिया गया है। इस ब्रिज के बनने से लोगों को अब राहत मिली है। इस अंडर ब्रिज का जायजा लिया हमारी संवाददाता अनुभूति ठाकुर ने। 2 भागों में बटी ट्विन सिटी को जोड़ते पावर हाउस अंडरब्रिज का निर्माण कार्य अब पूरा हो चुका है और आज औपचारिक रूप से उसका उद्घाटन कर दिया गया है। इससे अब लोगों की आवाजाही में उन्हें आसानी हो रही है। दरअसल 4 लेन पर बढ़ते दबाव को देखते हुए एक तरफ से इस अंडरब्रिज को खोला गया है, फिलहाल दूसरी तरफ से इसमें आवाजाही की व्यवस्था नहीं है। फिलहाल एक तरफ से ही ट्रैफिक को यहाँ पर डाइवर्ट किया गया है ताकि जो 4 लेन पर जो दबाव है उसे कम किया जा सके। तकरीबन 2 वर्षों से इसका कार्य चल रहा था और ये कार्य पूरा होने के बाद आज इसका औपचारिक उद्घाटन किया गया है, जिससे निश्चित तौर पर लोगों को काफी राहत मिली है। बंसल न्यूज के लिए भिलाई से अनुभूति भाकरे ठाकुर। एक तरफ जहां सरकारें कई योजनाओं का निर्माण लोगों के विकास का दावा करती हैं, वहीं सरकार के जिम्मेदार अधिकारी योजनाओं को पलीता लगा रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं मुंगेली जिले की, जहां के कई गांव में गोवर्धन योजना के तहत शुरू किए गए कामों को सरकारी अधिकारी ही पलीता लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं। इस योजना के तहत करीब 30 गांव का चयन कर योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना में गोबर गैस संयंत्र लगाए जाने थे और इस प्लांट के पूरा होने के बाद ग्रामीणों को चूल्हा भी उपलब्ध कराए जाने थे। लेकिन ये योजना अधिकारियों की उदासीनता की भेंट चढ़ गई। योजना की शुरुआत में करीब 7 गाँव में काम शुरू किया गया, जिसमें एक गाँव कंतेली भी है, जिसमें योजना को शुरू करते हुए यहाँ गोबर गैस प्लांट लगाया जाना था। लेकिन ये काम करीब 2 साल से अधर में लटका है। ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधियों का कहना है कि इस काम को पूरा कराने के लिए अधिकारियों से कई बार निवेदन किया गया, लेकिन अधिकारियों ने हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर इस काम को पूरा नहीं कराया। इसके संबंध में तो मैं भी देखा था, लेकिन मुझे उचित उसकी जानकारी अभी नहीं है और उस पर मैंने सीओ जिला पंचायत से इसकी जानकारी बुलाई है, क्योंकि अन्य कंतेली के अलावा अन्य 6-7 जगह पे भी उसमें जो गोबर गैस संयंत्र का स्थापना किया गया था वो सामूहिक रूप से था और उस पर पूरी कार्रवाई नहीं हुई है या पूरा बना नहीं है। इसकी जानकारी ली जाएगी और उसके बाद कार्रवाई करेंगे इसमें। बिलासपुर में बारिश से डैम का जलस्तर बढ़ गया है। लगातार बारिश से मनियारी और खारंग जलाशय में क्षमता से अधिक पानी भर चुका है। हाल यह है कि इनके वेस्ट वियर छलकने लगे हैं। बारिश से घोंगा डैम में भी तेजी से पानी भर रहा है। पिछले 24 घंटे में ही बारिश से घोंगा डैम में 3% पानी भर चुका है। इस डैम में 97.68% तक पानी भर गया है। रायगढ़ में खाद समय पर नहीं मिलने से किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस मामले में अधिकारियों का कहना है कि किसानों को खाद उपलब्ध कराई जा रही है। किसान कर्ज माफी के चलते पिछले साल की तुलना में इस साल किसानों की संख्या बढ़ी है, जिस वजह से उन्हें किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है। आपको बता दें कि करीब 2,90,000 पंजीकृत किसान हैं, जिन्हें सोसाइटियों के जरिए खाद की आपूर्ति होती है। किसान वाला तकलीफ मिलत है कि यूरिया नहीं मिलत है। अब अभी तो मिलना जरूरी है कि अभी खाद यूरिया मिल जाए, अब किसान मन के काम ही अगर बिना परेशान हन हम काय कहा अधिकारी मन ये दिया ही वो दिया ही भी कहत है हमला मिल जाए जी सरकार जल्दी तरफ से मिल जाए तो हमारे किसान मन के काम ही। अभी खेती में कतक जरूरत है खाद के, कतक दिन तक जरूरत पड़ी आप मन ला खाद के? बस तुरंत सब मिला के दे तो हम एक बार नहीं दे हम मिला किसी तरह तो बाजार में मिलत है, नहीं मिलत है, ज़्यादा कीमत मिले हम मिलत है उधार बाड़ी भी ले हन और बाकी ला उसमें डीएपी मिल ठीक था। उपलब्धता हमारे पास 116% उपलब्ध है। अभी थोड़ा सा यूरिया की कमी महसूस हो रही है। कमी ये नहीं कह सकते कमी है, हमारा जितना लक्ष्य था उसको हम पूरा कर लिए। लेकिन कुछ किसान क्या है, पिछले साल सोसाइटी से बाहर थे, डिफॉल्टर थे। ऋण माफ़ी होने के बाद किसान की संख्या बढ़ गई है और किसान लोन लेने के लिए आगे आ रहे हैं और जितने का ऋण माफ़ी हुआ था सब ऋण लेने के लिए योग्य हो गए, जिसके कारण से सभी किसान को खाद देना है। तो इस साल किसान ज़्यादा बढ़ गए हैं, जिसके कारण से खाद की मांग भी बढ़ी। बिलासपुर के कानन पेंडारी जू में उम्रदराज मादा तेंदुआ मोहिनी की मौत हो गई है। मोहिनी का पोस्टमार्टम कर उसका अंतिम संस्कार किया गया। जू प्रबंधन ने बताया कि मादा तेंदुआ मोहिनी की उम्र 20 साल थी।
तेंदुए की औसत आयु तकरीबन 15 साल होती है। मोहिनी को 2001 में दंतेवाड़ा से रेस्क्यू कर यहाँ लाया गया था।